हेलो एवरीवन। आपने चैप्टर सेकंड यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के मूल लक्षणों विशेषताओं के बारे में आप चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी तीन वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें 10 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वें पॉइंट से, जो कि है सिंगल सिटीजनशिप यानी जिसे कहते हैं एकल नागरिकता। ऑब्वियसली ये पहले भी डिस्कस हुई है कई बार कि एकल नागरिकता किसे कहते हैं। एकल नागरिकता यानी कि जैसे कि भारत का उदाहरण ले। भारत में जिस प्रकार से एक ही नागरिकता है कि हम सब भारतीय नागरिक हैं। हम यहाँ किसी राज्य हरियाणा का नागरिक या फिर किसी पंजाब का नागरिक, किसी राज्य के नागरिक के तौर पर नहीं जाने जाते। हम सब भारतीय होने के नाते पर भारतीय नागरिक के आधार पर जाने जाते हैं। जैसे हमारा पासपोर्ट भी बनेगा तो उसमें हम हरियाणा के नहीं लिखे जाएंगे, हम इंडियन सिटीजन लिखे जाएंगे। बट बच्चों, एक चीज़ आपको एकल नागरिकता समझने से पहले आप एक बार दोहरी नागरिकता को समझ लें। दोहरी नागरिकता जो है, जैसे कि यूएसए में है, कई बार एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाता है कि दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट कौन सी कंट्री में पाया जाता है। तो दोहरी नागरिकता जैसे मैंने बताया यूएसए में है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ के नागरिक को दो प्रकार की नागरिकताएं मिलेगी। एक तो उस देश का होने के नाते और दूसरा राज्यों का होने के नाते। वहाँ पर सपोज कीजिए फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का जो व्यक्ति होगा उसे फ्लोरिडा की सिटीजनशिप मिलेगी, साथ में ही यूएसए के सिटीजनशिप कार्ड अलग से मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपसी एकता और सौहार्द भाईचारे को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये डिसाइड किया कि भारत में हम अमेरिका की भांति दोहरी नागरिकता नहीं अपनाएंगे, बल्कि हमारे यहाँ पर एकल ही नागरिकता होगी। एक सिटीजनशिप यानी एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता यहाँ पर मानी जाएगी। तो इस प्रकार से 11वें संविधान की विशेषता होती है ये। तो 12वीं संविधान की विशेषता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में मुझे ये मैंने आपको डिस्कस किया था कि भारत में जो है न्यायपालिका का जो ढांचा है, वो हमने हमारा ढांचा पद सोपानी या यूँ कहें कि पिरामिड की भांति है। शायद आपको याद भी हो, मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होंगे, फिर जिला न्यायालय आएंगे, फिर उनसे ऊपर उच्च न्यायालय और एक पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो ये है कि भारत में इकहरी न्यायपालिका है। यस, ये पॉइंट था आपका फर्स्ट चैप्टर में, इकहरी न्यायपालिका। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में जो एक तंत्र चलता है न्यायपालिका का, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में अपना ही अलग से एक तंत्र है, हर स्टेट का अपना ही एक सर्वोच्च न्यायालय है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ एक सर्वोच्च न्यायालय है जहाँ पर सारे स्टेट्स अपने वाद विवादों को रख सकते हैं। और भारत का जो न्यायपालिका की प्रणाली है वो अधीन, जिला, उच्च, सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर चलती है। इसके अलावा आप और भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे जब हम आपकी 4th यूनिट करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझे कि भारतीय जो न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। संविधान ने कोशिश की है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो स्वतंत्र रहे। न्यायिक निर्णयों को देने में जजेस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, न केंद्र सरकारों का, न राज्य सरकारों का, न राष्ट्रपति का। इस न्यायिक प्रणाली में जजों को न्याय देने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्हें बहुत सारी स्वतंत्रताएं, बहुत सारी परेशानियों से दूर करने का प्रावधान भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया है। जैसे कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये निश्चित रखा है कि जो जजेस होंगे कोर्ट के, वो विशेष योग्यताओं को धारण करने वाले होंगे, उनकी विशेष योग्यताएं होंगी, तभी वो जाकर कोर्ट के जजेस बनेंगे और आगे जाकर उच्च न्यायालय के जजेस, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इस प्रकार से बनेंगे वो। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं वो भी आपको आने वाली 4th यूनिट में बताई जाएगी। अभी के लिए इतना ही समझे कि योग्यता के आधार पर इनका चुनाव होता है। हालांकि संविधान में लिखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें जो है राष्ट्रपति चुनता है। वो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। राष्ट्रपति जो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति, जो भी जज, मान लीजिए हाई कोर्ट का जज है और वो सारी योग्यताएं पूरी कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की, तो राष्ट्रपति उनके नाम को, उनकी एज को देखते हुए, अगर सीनियोरिटी के बेसिस पे वो पहले आ रहे हैं तो उनकी ये सब देखते हुए साइन कर देते हैं राष्ट्रपति, और जो भी व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुन लिया जाता है। इसी प्रकार जो हटाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट का मन किया
कि ये जज तो है हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ डिसीजंस दे रहा है या बोल रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि न्यायिक सक्रियता बहुत अधिक दिखा रहे जज, तो इसको हटा दिया जाए। तो इतना आसान नहीं है, कोई भी सरकार, कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी राज्य सरकार जजेस को बहुत इजीली नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान ने ये विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि जजेस को हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कि मैं आपको जो आपका एक पॉइंट 6 पॉइंट मैंने आपको करवाया था, उसमें एक विशेष बहुमत का तरीका जो मैंने बताया था कि 2/3 सदस्य जो है संसद के, प्रत्येक सदन में 2/3 सदस्य जो है साधारण बहुमत से पास कर देंगे, तो दोनों सदनों से सॉरी विशेष बहुमत से पास कर देंगे दोनों सदनों से, तो जो है एक महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जजेस को तभी हटाया जा सकता है। और विशेष बहुमत को संसद में पारित करवाना एक ईजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल है महाभियोग की प्रक्रिया। यानी कि महाभियोग में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग कहते हैं। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया है, जो कि बहुत साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज तक कभी भारत में महाभियोग की प्रक्रिया जो है पूरी सिर्फ 1 या 2 ही जजेस पे हुई हैं, सभी जजेस पे नहीं हो पाई है लागू, क्योंकि ये कठिन प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखा गया है कि जजेस अपने योग्यता के आधार पर, अपनी सीनियोरिटी के आधार पर पदों को ग्रहण करें, कोई हस्तक्षेप ना करें, और इसी प्रकार से उन्हें कोई भी आकर अपनी मनमानी से हटा ना दे। इसके अलावा उनके वेतन निश्चित होते हैं, उनके वेतन को कम या ज़्यादा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, उनकी पेंशन पूरी तरह से डिसाइड होती है, उनकी पेंशन को किसी तरह से रोक नहीं सकती है। ये सारी स्वतंत्रताएं जुडिशरी को इसीलिए दी गई हैं ताकि वो अपने डिसीजंस जो हैं किसी से बिना प्रभावित होकर आराम से ले सकें, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन ना नहीं हो कि उन्हें कोई सरकार आएगी या किसी सरकार के खिलाफ वो डिसीजन दे देते हैं तो वो सरकार उन्हें हटा देगी। इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए भारतीय संविधान ने कोशिश की है कि जो जजेस हैं, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहे, जजों के पदों से पद धारण करने से लेकर उसको हटाने तक, उसके वेतन, पेंशन, ये सब। इसके अलावा जो इनका कार्यकाल होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, उसमें भी उनको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद लगता है कि हाँ, वाकई में हमारे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ये हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ मैं इस कार्टून में आपको बताना चाह रही हूँ कि देखिए जज जो है अपना निर्णय सुना रहा है, चाय खींच के, उनको पैसे दिखाते हुए उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके सामने बहुत सारे पैसे लेकर खड़ा हुआ है, तो ये, लेकिन जज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना डिसीजन सुनाएगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है संविधान ने उसे बहुत सारी स्वतंत्रताएं उसके पद को दे रखी हैं। हालांकि बहुत सारे लूप होल्स हैं, वो 4th यूनिट में बताया जाएगा कि बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जहाँ पर सीनियोरिटी को नकार दिया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी चलाई है, वो कैसे क्यों चलाई हो, उन पर कौन से वाद विवाद हुए हैं, वो मैं आपको 4th यूनिट में बताऊंगी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट 13वें पॉइंट पे, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी। देखिए हमारा जो संविधान है, उन्होंने जो शासन प्रणाली अपनाई है, उन्होंने ब्रिटेन में जो संसदीय सर्वोच्चता है उसको भी अपनाया है, और अमेरिका में जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता जहाँ पर है उसको भी अपनाई, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन को भारतीय संविधान ने अपनाया है। पहले इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में ये कॉम्बिनेशन है कैसा। देखिए ब्रिटेन में, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर में कर चुकी हूँ कि संसदीय सर्वोच्चता का जो कंसेप्ट हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि संसद जो निर्णय दे देती है उन पर न्यायपालिका किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ पर क्या है, संसद सर्वोच्च है। अब अमेरिका में देखते हैं, वहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वहाँ की जो संसद है कोई डिसीजन दे देती है, तो वहाँ की न्यायपालिका उन डिसीजंस को, उन कानूनों को, उन अनुच्छेदों या धाराओं को रोक सकती है, या उनकी व्याख्या कर सकती है, या उनको देख सकती है कहीं ये जो डिसीजंस हैं संसद द्वारा सुनाए गए वो कहीं संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर वहाँ की न्यायपालिका को लगता है कि ये संविधान के खिलाफ है तो वो उन पर तुरंत रोक लगा देगी या उनको अवैध घोषित कर देगी, लागू ही नहीं होने देगी। तो इस प्रकार से अमेरिका की जो न्यायिक सर्वोच्चता है और ब्रिटेन की जो संसदीय सर्वोच्चता है, याद रखिएगा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि संसदीय सर्वोच्चता कहाँ होती है और न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ होती है।
तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता है और संसदीय की ब्रिटेन की जो संसदीय सर्वोच्चता है, इन दोनों ही शासन प्रणालियों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद को हर प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। इस देश की प्रगति के लिए इस देश को चलाने के लिए संसद नए कानून ला सकती है, धाराएं ला सकती है, अनुच्छेद ला सकती हैं। लेकिन अगर हमारी न्यायपालिका को लगता है कि जो संसद कानून या नई धाराएं लेकर आई हैं वो कहीं ना कहीं देश के विकास के खिलाफ है, वो भारतीय संविधान के खिलाफ है, तो उनको अवैध जो है हमारी जो है न्यायपालिका घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे यहाँ पर समन्वय किया गया है कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम रहे और जुडिशरी भी सुप्रीम रहे। देखिए जुडिशरी कोई गलत डिसीजन ना दे दे या कोई ऐसा डिसीजन दे देती है तो उस पर भी संसद बिल पारित करके उन डिसीजंस को पलटने का प्रयास कर सकती है, करती भी है, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब हम आएंगे यहाँ पर, देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है, शासन प्रणाली चलती कैसी है, न्यायपालिका से चलती है और संसद के ही अंदर व्यवस्थापिका जिसे कहते हैं वो संसद है हमारी, और संसद के अंदर ही जो सदस्य है, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और जो मंत्री होते हैं वो सब कार्यपालिका है। तो यहाँ पर इन दोनों का कार्य कानून बनाना है और न्यायपालिका का उनको कानून लागू करना, उनका ठीक से देखरेख करना। और यहाँ पर पिक्चर है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की और यहाँ पर है हमारी संसद की पिक्चर। अब हम चलते हैं 14 पॉइंट पे, बिकामेरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय नाम से ही पता चल रहा है, द्विसदनीय का मतलब 2 सदन। जिस भी शासन प्रणाली में जो भी एक मंत्रियों की या फिर जनता द्वारा चुने गए सदस्यों की जो बैठने की जगह है वो 2 सदनीय होना। तो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान में 2 सदनीय व्यवस्था है। अब क्या है द्विसदनीय का मतलब, बिकामेरल का मतलब द्विसदनीय, और द्विसदनीय कैसे है, जैसे हमारी पार्लियामेंट यानी कि हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जो लोकसभा है, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन या लोअर हाउस। ये जो निम्न सदन है हालांकि ये राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है और इसमें जो चुनकर जाते हैं वो कौन जाते हैं, वो भारतीय जनता द्वारा हर 5 साल के बाद जो चुने हुए सदस्य होते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के वो मतदाता होते हैं, वो वोट डालते हैं और इन सदस्यों को चुनते हैं। इनकी टोटल संख्या 552 होती है। तो दूसरी तरफ राज्यसभा है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। हर एक 2 साल बाद जो है 1/3 सदस्य इसके परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी मैं आपको सेकंड यूनिट में बताऊंगी कि कैसे प्रोसीजर चलता है। अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए, पार्लियामेंट के 2 सदन, लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहलाता है यानी उच्च सदन कहलाता है। हालांकि पावरफुल कम है लोकसभा से, लेकिन फिर भी इसे उच्च सदन कहते हैं। तो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि उच्च सदन कौन सा है, बट बच्चे लोकसभा को लिख देते हैं क्योंकि लोकसभा की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है तो उन्हें लगता है लोकसभा ही उच्च सदन होगा, ऐसा नहीं है। और जो राज्यसभा उसके कितने सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं। राज्यसभा में कौन चुनकर जाते हैं, देखिए जो हमारे राज्य हैं ना, 28 राज्य हैं, उनकी जो विधान मंडलें हैं यानी कि उनके जो मुख्यमंत्री और मंत्री जो राज्यों के बैठते हैं जिस सदन में, उसको विधानमंडल कहते हैं। उन विधानमंडल के सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं। यहाँ पर जो हमारे आम जनता है इसमें वोटिंग नहीं करती है राज्यसभा के सदस्य, यानी कि 250 जो सदस्य हैं इनको चुनने के लिए इन्हें कौन चुनता है, हमारे द्वारा जो मंडलों में प्रतिनिधि चुन के गए हुए हैं वो जाके आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इस तरह से हमारी पार्लियामेंट में जनता का सीधा प्रतिनिधित्व है लोकसभा के माध्यम से, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिनिधित्व है राज्य की विधानमंडलों के सदस्यों के माध्यम से। एक चीज़ और मैं बता दूं, राज्यसभा के इन 250 सदस्यों में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि कला, साहित्य, समाज सेवा जैसी क्षेत्रों से आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आते हैं। तो ये आपको याद भी रखना है कि ये 12 सदस्य चुनने का जो परंपरा है ये हमने किस देश के संविधान से प्रभावित होकर ली है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं फर्स्ट चैप्टर से करवा चुकी हूँ। तो ये आप फिर से एक बार रिमाइंड कीजिए कि अच्छा ये राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं जो 4 विशेष फील्ड से आते हैं, ये हमने किस देश के संविधान से प्रभावित होकर अपने यहाँ पर रखा है। तो अभी के लिए ये 4 पॉइंट ही आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। कोशिश करूँगी जो आपका पार्ट 5 आएगा उसमें ऑलमोस्ट मैं सारा कंप्लीट करवा दूँ आपको ये चैप्टर। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखें, तैयार रखें।
14 पॉइंट अच्छे से कर लें। जैसे ही आपके टोटल इसमें 21 पॉइंट से ये कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपका एक टेस्ट लूँगी। टेस्ट जरूर देना, वो इंटरनल असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू।